हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि हम अर्थशास्त्र का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, पालमपुर गांव की कहानी। इसके ऑलरेडी इस टॉपिक पे हमने परिचय कर लिया है। ठीक है, पालमपुर गांव का परिचय कर लिया है। उत्पादन के कारक पढ़ लिए थे, यानी कि हमारा टॉपिक जो है उत्पादन का संगठन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो आप वो जाके देखिए। इसकी हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है ऑलरेडी। इस प्लेलिस्ट का नाम है अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। तो उसमें 2 वीडियो डले हुए हैं, आप पहले वो देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी उत्पादन का संगठन। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि उत्पादन के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो होती है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। ठीक है, एक मिनट। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। ठीक है, और लास्ट क्या था, मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी। तो इन चारों चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है। जिन जिन चीज़ों की हमें उत्पादन करने के लिए आवश्यकता होती है उन्हें हम उत्पादन का कारक कहते हैं, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं, फिर हम इन सब से मिलके हम उत्पादन करते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है, हमारा उत्पादन, हमारा जो प्रोडक्ट है वो होता है। ठीक है, ये अगर जैसे कि खेती में हम इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। ठीक है, तो भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं। ठीक है, उत्पादन का कारक कहा जाता है इनको। ठीक है, लेकिन इस पार्ट में हम खाली उत्पादन के 3 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी यानी कि भौतिक पूंजी। और इस पार्ट में सुविधा के लिए भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम मानव पूंजी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले, भूमि, पूंजी और श्रम। भूमि, श्रम और पूंजी। पूंजी यानी कि भौतिक पूंजी, मानव पूंजी की बात नहीं करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हम इस बार पहले कारक पे आते हैं, खेती के बारे में, भूमि के बारे में। ठीक है, पालमपुर में खेती। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि भूमि स्थिर है। ठीक है, भूमि स्थिर होती है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो भूमि जो है ना वो स्थिर होती है, यानी कि वो बढ़ती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, या मेरा जो घर है वो 1 एकड़ ज़मीन पे बना है, तो मेरा वो 1 एकड़ ज़मीन ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो डबल हो जाएगी, ज़मीन बढ़ जाएगी, कि ज़मीन की हाइट बढ़ जाएगी या उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कि पेड़ बढ़ता है, ठीक है, अगर आप इंसान हो तो आपकी भी हाइट बढ़ेगी, लेकिन ज़मीन के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जितनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, वो हम कितने बार बात कर चुके हैं, मैंने आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि पालमपुर में जो है खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है। ज़्यादातर जो लोग हैं अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पे निर्भर करते हैं। ठीक है, पालमपुर ही नहीं, इंडिया में जो जो ज़्यादातर लोग जो है ना, हमारी आबादी जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसके 60% लोग, ठीक है, 60-70% लोग जो है ना वो खेती पे निर्भर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, या तो सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। तो इसमें क्या बोला है, गांव पालमपुर में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पे निर्भर है। वे किसान अथवा श्रमिक हो सकते हैं, या तो वो किसान होंगे या तो श्रमिक होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर ये 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं पालमपुर गांव में जो काम करते हैं, कमाने योग्य है, तो उसमें से जो 75% लोग हैं, इतने लोग जो हैं, ठीक है, वो खेती पे। बाकी जो 25% लोग हैं वो अन्य कोई काम करते हैं। ठीक है, या तो वो किसान हो सकते हैं 75% लोगों में से, या तो वो कृषि श्रमिक हो सकते हैं, या तो वो लोग हो सकते हैं जिनके पास खुद की अपनी खेती हो। ठीक है, वो उसमें अपना उत्पादन कर रहे हैं, अनाज लगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, या फिर वो किसान हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, या फिर मजदूर या श्रमिक हो सकते हैं। ठीक है, श्रमिक यानी कि जो खेत में कटाई बुनाई करते हैं, किसी और के खेत में करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़े, किस पे निर्भर करते हैं, खेती पे निर्भर करते हैं। अगर खेती अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, अगर पालमपुर में खेती अच्छे से नहीं होगी तो ये जो 75% लोग जो है ना वो उनका नुकसान होगा, वो प्रभावित होंगे इस चीज़ से। अगर मान लीजिए कि कभी बाढ़ जाती है, ठीक है, और ये पालमपुर गांव है, इसमें बाढ़ जाती है या कोई
खेती का या ज़्यादा वर्षा हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, तो ये 75% लोग हैं ना, इनका नुकसान होगा। एक तो वो मजदूर लोग का भी नुकसान होगा क्योंकि उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो किसान है उसकी तो फसल ही बर्बाद हो जाएगी, वो क्या करेगा। तो हम देखेंगे और कभी मतलब अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता या फिर अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है गाँव में, तब भी इन लोग पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, लेकिन याद रखें कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। मैंने आपको बताई थी कि खेती में जो क्षेत्र होता है वो स्थिर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है या पालमपुर गांव में 50 एकड़ ज़मीन है, पूरा जो पालमपुर गांव 50 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ, मतलब मान लीजिए ये आपको डब्बा दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, तो ये पालमपुर गाँव में अगर इसमें मान लीजिए इतनी भूमि खेती के लिए यूज़ हो रही थी और बाकी तो वो इतनी भूमि रहेगी, ये पालमपुर गांव का क्षेत्रफल नहीं बढ़ जाएगा या हिस्सा नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, खेती स्थिर होती है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर जमीन को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पालमपुर गांव है, ठीक है, ये पालमपुर गांव है, ठीक है। इसमें जो इतनी भूमि थी, इतनी भूमि इसमें खेती की जाती थी, ठीक है। ये जो एरिया में शेड कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, पिंक कलर से दिख रहा है आपको, इसमें 1960 के पहले इतनी भूमि में खेती की जाती थी। बाकी जो एरिया आपको खाली दिख रहा है वो बंजर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उनने देखे कि अब हम उनको खेती का उत्पादन बढ़ाना था किसानों को, ठीक है। तो उनने सोचे कि ये जो बंजर ज़मीन है हम इसको भी खेती की भूमि में बना देंगे, खेती की भूमि में बना देंगे, ठीक है। अब उनने इसको भी खेती की भूमि बना दी, ठीक है। अब उनको अपना उत्पादन और बढ़ाना है। ये कब की बात हो रही, 1960, ठीक है। उनने 1960 तक ये जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी इसको भी खेती की ज़मीन में कन्वर्ट कर दी। अब उनको अपना उत्पादन और बढ़ाना है, तो अब वो कहाँ से, अब ज़मीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, अब ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, इतनी की इतनी ज़मीन ही रहेगी, ठीक है। अब उनको और अपना उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, ठीक है। और हमारे पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है तो मैं 5 एकड़ ज़मीन में उत्पादन कर पाऊंगी। अगर मेरे को और उत्पादन बढ़ाना होगा तो मैं 1 आध एकड़ ज़मीन और कहीं से खरीद लूँगी। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है और ये 1 एकड़ ज़मीन, मेरे पास कुल 6 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो अब मेरे को और उत्पादन बढ़ाना है, तो अब मैं क्या करूँगी, ठीक है। अब हम वो देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा भूमि होगी हम उतना ज़्यादा अनाज लगा पाएंगे, ठीक है, हम उतना ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। तो हमको बस यही समझना है आगे कि भूमि को बढ़ाने के अलावा क्या उत्पादन बढ़ाने का कोई और तरीका है, तो हम आगे वो देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं, ये अगला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है इसी खेती का, यानी कि भूमि का जो हमारा कारक है उसका दूसरा टॉपिक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। मान लीजिए अगर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने बताई थी, तो मैं क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार और ज़्यादा अनाज उगा सकती हूँ, तो हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। तो इसमें लेखक बोल रहा है जिस तरह की, मतलब जिस तरह का पालमपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की हमने एक गांव पालमपुर की कल्पना की है, वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह मिलता जुलता है। तो हम मैप देख लेते कहाँ है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उसका यह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, इसके इधर साइड है उत्तर प्रदेश। तो लेखक ने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया में यहाँ पे एक गांव है पालमपुर, उससे मिलता जुलता है जिस तरह की खेती के नेचर, जो खेती का स्वभाव है उसके बारे में, ठीक है। अब वापस हम अपने लेसन में आते हैं, ठीक है। तो अब वैसा लगता है पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है। 1960 तक जितनी भी भूमि थी, बंजर पड़ी हुई ज़मीन थी, उसको भी हमने खेती में बदल दिया था, ठीक है। अब उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास, तो सारी भूमि पे
खेती की जाती है, कोई भी भूमि को हमने बेकार नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या उगाते हैं वहाँ के किसान और किस किस मौसम में वो लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं। ठीक है, तो बरसात के मौसम में खरीफ, ठीक है, बरसात का मौसम में हम कौन सी फसल, जो फसल हम उगाते हैं उनको हम कौन सी फसल बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में जो हम फसल उगाते हैं वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, ज्वार और बाजरा। ठीक है, ये जो फसल उगाते हैं उसके वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को चारा बनाते हैं। ठीक है, और उनको खिलाते हैं। ठीक है, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या उगाते हैं, आलू। ठीक है, और फिर सर्दी के मौसम में फिर हमने क्या क्या देखा है कि बरसात के मौसम में खरीफ की फसल उगाते हैं। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, ज्वार और बाजरा। और फिर सर्दी के मौसम में रबी की जो फसल उगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ उगाते हैं। तो एक तो दो मौसम होते हैं हमारे, रबी और खरीफ। रबी में हम, रबी यानी कि सर्दी के मौसम में गेहूँ उगाते हैं, और बरसात के मौसम में यानी कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, ज्वार और बाजरा, तो हम ये उगाते हैं। फिर बीच में जो टाइम बचता है उसमें क्या उगा देते हैं वो लोग, आलू उगा देते हैं। यानी कि वो 3 फसल उगा रहे हैं, 2 मुख्य फसल है। ठीक है, ज्वार और बाजरा उगाते हैं, और रबी और गेहूँ ये मुख्य फसल है, और बीच में जो टाइम बचता है उसमें वो लोग आलू उगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उनने गेहूं का उत्पादन किया, तो सबसे पहले अगर किसान, कोई छोटा किसान है, अगर वो किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है, ठीक है, पहले तो वो अपने खाने के लिए उसमें से बचा लेता है कि साल भर में यार उसको इतना गेहूं लगेगा, उसके परिवार को इतना गेहूं लगेगा, तो वो उतना गेहूं अपने लिए रख लेता है, और जो बचा कुचा जो गेहूं होता है ना, उसे वो बेच देता है, मंडी में बेच देता है या बड़े शहर में जाके बेच देता है। ठीक है, तो वही पालमपुर के किसान भी करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ से बहुत मिलता जुलता है। अगर आप किसी किसान या आप किसान परिवार से हो तो आप ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, अब अगर और कोई टाइम बच जाता है, ठीक है, तो वो लोग भूमि के एक भाग में गन्ना भी उगा देते हैं, गन्ने की खेती भी कर लेते हैं। तो मतलब ज़्यादातर वो लोग देखो 4 फसल उगा रहे हैं, 3 से 4 फसल उगा रहे हैं। पहले तो गेहूं, जो उनकी मुख्य फसल है, कौन कौन सी गेहूं है। ठीक है, और ज्वार बाजरा उगा लेते हैं वो, और फिर बीच में आलू उगा लेते हैं या गन्ना उगा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब तो यही लिखा गया, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मतलब वहाँ के पर सिंचाई अच्छी तरीके से, सिंचाई की सारी वो व्यवस्था है। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वो लोग इतनी सारी फसल नहीं उगा पाते, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, तो भैया फसल कैसे उगाएंगे वो लोग इतनी सारी। ठीक है, पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, मतलब बहुत पहले पालमपुर में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। उसका ये प्रभाव ये पड़ा कि पहले तो क्या था कि कुएँ वगैरह होते थे, तो पहले बिजली नहीं थी। ठीक है, तो नल वगैरह नहीं लगा पाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कुएं से वो जो चक्का रहता है ना, उसमें बाल्टी डाल के पानी खींचते थे, फिर उस पानी का प्रयोग वो सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर बिजली आ जाने से क्या हुआ कि अपन ने कुएं में मोटर डाली, सीधे नल में पानी निकाला और सिंचाई कर दी। ठीक है, तो ये सुविधा हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द्वारा सिंचाई, प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी की, हाँ, तो उनने यही बोला है कि प्रारंभ जब, जैसे कि मान लीजिए 1960-70 में उनके पास बिजली आई, तो होता ही है जब भी कोई नई सुविधा आती है ना, तो पहले सरकार उसकी व्यवस्था कर देती है। ठीक है, ताकि लोग उसको देखें, उसका फ़ायदा, उससे मतलब क्या क्या फ़ायदा हो रहा है हमारा, वो करें, और फिर लोग खुद ब खुद वो चीज़ अपने पैसों से करने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपने हर चीज़ में देखा होगा, मतलब कोई भी चीज़ हो पहले सरकार ही करती है उसका, जो फिर लोग खुद ब खुद उससे जो सुविधा मिलती हुई देखते हैं, उसका लाभ देखते हैं, तो खुद ब खुद लोग उस विधि या उस टेक्नोलॉजी या तकनीक को अपनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या निकला, 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर में पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि में एक से ज़्यादा फसल पैदा करना को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं।
यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है लेखक ने कि अगर किसी जमीन के टुकड़े पे, ठीक है, एक से ज़्यादा फसल उगा रहे हैं हम, ठीक है, कभी हमने गेहूँ उगा लिया, ठीक है, फिर ये मौसम गया, फिर हमने उसी टुकड़े पे क्या उगा लिया, फिर हमने उस पर ज्वार बाजरा उगा लिया, फिर इस फसल को हमने काट दी, फिर अगला मौसम आया तो हम उसमें आलू उगा लिए। तो ये एक तरीका हुआ कि अगर हमारे पास भूमि उतनी है, ठीक है, हमको उत्पादन और बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ाने का तरीका ये, हम भूमि को तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम अपनी फसल बदल बदल के उगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी भूमि की उपज भी बढ़ती है। किसान पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कुछ किसान 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। 2 मुख्य फसलें कौन कौन सी, गेहूं, ज्वार बाजरा, ठीक है, और आलू लगा लेते हैं कभी या गन्ना लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जल्द ही हमारा एक और नया सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं, जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है, आपकी 2 बुक है, बिहीव ऑलरेडी उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं। तो आपकी जो दूसरी बुक है मोमेंट्स और सप्लीमेंट्री मोमेंट्स जिसका नाम है, वो भी 1-2 हफ्ते बाद आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।